हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसका हम कंप्लीट रिवीजन करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, हम अब चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो अ केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वेयर न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। मतलब कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे नया सबस्टांस नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है, और यहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड जो बॉन्ड होता है उसका ब्रेकिंग होता है और एक नए तरीके से बॉन्ड बनता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा भाषा में समझे तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि नया सबस्टांस नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है, जहाँ पे पुराने वाले बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और नए तरीके से बॉन्ड फिर से बनता है एटम के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि केमिकल रिएक्शन का आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाला कुछ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका सिंपल सा अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिससे ये पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे पहला, चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में कुछ परिवर्तन आता है, जैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, इस तरीक़ा से स्टेट में परिवर्तन आता है। इसके एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ वैक्स, जब हम वैक्स को जलाते हैं तो वैक्स जो है वो वेपर बन के उड़ जाता है। इसके बाद दूसरा है चेंज इन कलर। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जब रस्ट लगता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का उत्पत्ति होता है, जैसे कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो इस तरीक़ा से केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस का उत्पत्ति होता है। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर दो तरीक़ा से होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है, एंडोथर्मिक होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए जब हम पानी में चूना डाल देते हैं, यानी कि स्लैक्ट लाइम डाल देते हैं पानी में, तो चूना जो है पानी जैसे जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या रिलीज होता है, तो हीट रिलीज होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीक़ा से उस कंटेनर का, जिस कंटेनर में हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसका टेम्परेचर अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में भी परिवर्तन आता है। तो मतलब यही हो गया कि केमिकल रिएक्शन का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा अगर ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से 5 गो हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। मतलब यही हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल और फार्मूला, उसके जो फार्मूला होता है या फिर कोई भी चीज़ होता है उसका अगर हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी सिंपल सा भाषा में समझे तो जिस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब है केमिकल इक्वेशन में कुछ टर्म यूज होता है, जैसे पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होता है, जैसे ही एरो दिखाई देता है तो एरो के जो लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ पाया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट साइड पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट जो है रिएक्शन में भाग लेता है और ये नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए रिएक्टेंट क्या है, तो सबस्टांस टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जो सबस्टांस रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सबस्टांस बनता है रिएक्शन में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट हमेशा एलएचएस की तरफ होता है और प्रोडक्ट हमेशा आरएचएस की तरफ होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना टर्म समझ में आया होगा। अब अगला कुछ टर्म है, जैसे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है स्केलेटन इक्वेशन और एक होता है बैलेंस इक्वेशन। अब है स्केलेटन इक्वेशन। तो स्केलेटन इक्वेशन को अनबैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं। और अनबैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम दो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होता है। तो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। और वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम का संख्या अगर इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होगा, और इसी को फॉलो करने के लिए हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन वैसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें एटम का संख्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट होता है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम का संख्या इक्वल होता है। अब आगे है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए।
तो देखिए बारी बारी से सभी समझते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो करके और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दो कोई रिएक्टेंट है ए और बी, आपस में रिएक्ट किया और एक सिंगल कंपाउंड बना लिया ए बी। जैसे इसका एग्जाम्पल में देखिए, तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? सिंगल, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर जब सिंगल प्रोडक्ट बना लेता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर या स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको तोड़ने के लिए तीन चीज़ चाहिए, या तो हीट, या तो लाइट, या इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम हीट के माध्यम से तोड़ें तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर हम लाइट के माध्यम से तोड़ें तो उसको बोलते हैं हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर हीट दे करके तोड़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर लाइट से तोड़ेंगे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे Fe2SO4 को जब हीट देंगे तो Fe2O3 SA2SO2 और SO3 बनेगा। तो सिंगल रिएक्टेंट दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट गया तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी वाला देखिए, जैसे हम पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2 और O2 में टूट जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलाइटिक में देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड को हम धूप में रख देंगे तो धूप से वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो इस तरीक़ा से तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, ए BC से रिएक्शन किया और मान के चलिए ना कि बी जो है ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये बी जो है ए को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो बी जो है ए जो है बी को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह पे खुद चला गया। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिए हैं, जैसे आयरन को हम जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है कॉपर का जगह ले लेगा, तो आयरन जो है कॉपर का जगह ले लिया और इस तरीक़ा से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके का रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि आयंस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। तो सिंपल सा वैसा रिएक्शन जिसमें कि आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड के बीच में, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, AB और CD आपस में रिएक्शन किया, तो जब भी कोई दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है तो इसका आयन जो है अलग हो जाता है। जैसे AB पॉजिटिव हो गया और B निगेटिव हो गया, तो इसका आयन, और C पॉजिटिव हो गया और D निगेटिव हो गया, तो देखिए इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आयन का एक्सचेंज होता है। तो बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, आयन का एक्सचेंज। इसके एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का, तो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल कहलाता है ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा ही हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। मतलब रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना ही क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब इसमें कुछ कैटेगरी में और बांटा गया है। जैसे पहला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्सो मतलब बाहर, तो जब हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
इंडो मतलब अंदर, तो हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसको बोलेंगे एनर्जी, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको बोलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रिस्पायरेशन और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, और फोटोसिंथेसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या महत्व है? तो सबसे पहले कोरोजन, सबसे पहला कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन में क्या होता है कि ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो जाता है मेटल्स का बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल। जैसे मान लो कि कोई भी मेटल्स को हम बाहर छोड़ देंगे एयर या मॉइस्चर या केमिकल के प्रेजेंस में, तब मेटल दिन प्रतिदिन क्या होते चल जाता है, नष्ट होते चला जाता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है और वो लेयर जो है ना वो मेटल को ख़त्म करने का प्रयास करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसको बचाएंगे कैसे? तो पेंटिंग के थ्रू या ऑयलिंग के थ्रू या ग्लेबलाइजेशन के थ्रू। पेंटिंग में साधारण सा पेंट कर देंगे, ऑयलिंग में ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, और ग्लेबलाइजेशन में एक लेयर चढ़ा देंगे जिंक या एल्युमिनियम का। तो इस तरीक़ा से मेटल क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। अब लास्ट है पढ़ने के लिए रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी में क्या होता है, जैसे ऊपर में मेटल का ऑक्सीडेशन होता था, इसमें फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। जो भोजन में फैट या ऑयल होता है उसका ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका स्मेल जो होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है या टेस्ट हो जाता है, टेस्ट या स्मेल ख़राब हो जाता है, इसी को कहते हैं रैंसिडेशन। यानी फैट या ऑयल का जो जब ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण जो फूड होता है उसका स्मेल या टेस्ट ख़राब हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। और इसको बचाने का तरीका ये है कि या तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, या फिर उस फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, या फिर भोजन के साथ नाइट्रोजन गैस को मिक्स करके रखेंगे। तो ये सभी तरीका है रैंसिडिटी से बचाने का। तो उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।